देखिए, बट डज नॉट इंक्लूड। अब हमने पढ़ लिया कि सब कैपिटल एसेट में का मतलब होता है प्रॉपर्टी किसी भी तरह की, सिक्योरिटीज, यूनिट इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह के बारे में हमने बात पढ़ ली। अब कह रहे हैं कि हम कैपिटल एसेट में क्या इंक्लूड नहीं होगा। क्या इंक्लूड नहीं होगा? स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट में इंक्लूड होना चाहिए, या तो वो तो पीजीपीपी में जाके टैक्सेबल हो जाता है। तो ये तो ऐसे ही पता चल रहा है, स्टॉक इन ट्रेड मेरा पीजीपीपी में टैक्सेबल हो जाता है। जब पीजीपीपी में टैक्सेबल हो जाएगा तो कैपिटल एसेट क्यों मानेंगे? कैपिटल गेन थोड़ा ना लगेगा उस पर। भाई अगर आप अपने स्टॉक को बेचोगे तो कैपिटल गेन होगा, पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। तो स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमर स्टोर्स और रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ इज बिजनेस प्रोफेशन अदर देन सिक्योरिटी। हमने बी पॉइंट में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि ये सिक्योरिटी जो बी में डिस्कस है, सिक्योरिटी मेरी कैपिटल एसेट होती है। तो स्टॉक इन ट्रेड मेरा पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाता है, ये मेरा जो है कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। पर्सनल इफेक्ट की चीजें जो कि मूवेबल हैं, इंक्लूडिंग वेयरिंग एप्रल एंड फर्नीचर हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय असेसी और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिपेंडेंट ऑन हिम। अगर कोई पर्सनल इफेक्ट की चीजें हैं, कोई पर्सनल यूज की चीजें हैं और मूवेबल है, हम कह रहे हैं अगर कोई पर्सनल यूज की चीजें हैं और मूवेबल है, वो कैपिटल असेट नहीं माने। इसका मतलब ये हुआ, कार पर्सनल इफेक्ट की चीज है, मैं पर्सनल यूज कर रहा हूं, मूवेबल है, कैपिटल एसेट होगी नहीं, क्योंकि बट डज नॉट इंक्लूड, एक्सेप्शन में एक्सक्लूड हो जाएगी। फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, होम अप्लाइंसेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल आइटम, कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं आप, जो भी जिससे भी पर्सनल यूज हो रहा है और मूवेबल आइटम है। दो कंडीशन है, एक तो पर्सनल इफेक्ट की होनी चाहिए और एक मूवेबल होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो एसेट कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में फॉल नहीं होगी, और वो अगर कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी तो कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा। इंक्लूडिंग वेयरिंग एप्रल एंड फर्नीचर। फर्नीचर भी क्या होता है? मूवेबल है, पर्सनल इफेक्ट की चीजें। अब यहाँ पे इंक्लूडिंग वेयर, परिधान पोशाक की बात क्यों करी? मान लीजिए सलमान खान अपनी शर्ट उतार के भेज दें, 3-4 लाख में बिक गई, क्या कैपिटल एसेट है? कैपिटल रिसिप्ट होगी उसके लिए, कैपिटल एसेट थोड़ा ना है। क्यों? पर्सनल इफेक्ट है, मूवेबल भी है, तो ये उसके पर्सनल यूज की चीज है, ये मेरी कैपिटल एसेट नहीं। इसी तरह फर्नीचर हेल्ड फॉर पर्सनल यूज असेसी के द्वारा या उसके किसी फैमिली मेंबर्स के द्वारा जो कि उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। तो हम कह रहे हैं पर्सनल इफेक्ट की चीजें जो कि मूवेबल है वो कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी। लेकिन हमने इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस दे दिए। एक्सेप्शंस क्या हैं? कि हम किसको पर्सनल इफेक्ट ही नहीं मानेंगे, किसको हम पर्सनल इफेक्ट ही नहीं मानेंगे। भाई अगर मैं मान लीजिए मिस्टर आर एक हाउस प्रॉपर्टी में रहते हैं, ये मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी है, ये मेरे पर्सनल यूज की पर्सनल इफेक्ट है। हाँ, क्या ये मूवेबल है? इमूवेबल है? ये इमूवेबल है। ये मेरे पर्सनल इफेक्ट की तो है लेकिन इमूवेबल है, और मेरे पास कंडीशन थी पर्सनल इफेक्ट की चीज होनी चाहिए जो कि मूवेबल होनी चाहिए। इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी का मेरे पर्सनल इफेक्ट की है कि नहीं, ये मेरी कैपिटल एसेट आएगी, तो इसके सेल पे होने वाला गेन कैपिटल गेन हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये वाली एक्सेप्शन नहीं होती, मान लीजिए अभी फॉर द टाइम बिंग ये एक्सेप्शन नहीं है, हमें कोई एक्सेप्शन के बारे में नहीं पता, हम नहीं पढ़ रहे कि पर्सनल इफेक्ट में क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, मान लीजिए ये भी पोर्शन है ही नहीं, इसको भी फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, काट देते हैं। अब अगर ज्वेलरी जो है ये पर्सनल इफेक्ट की होती हैं, यस, और मूवेबल भी होती हैं, यस, अगर पर्सनल इफेक्ट भी है, मूवेबल भी है, तो क्या कैपिटल एसेट मानी जाएगी? नहीं, क्योंकि हमने कह दिया पर्सनल इफेक्ट और मूवेबल है तो हम उसको कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। हमने कहा ना बट डज नॉट इंक्लूड में। अगर ज्वेलरी को मैं पर्सनल इफेक्ट में लेकर आ गया तो आप खुद सोचिए क्या होगा, क्या बढ़िया टैक्स प्लानिंग होगी। सारा पैसा जिस पर भी कैपिटल गेन लगता है उसको कन्वर्ट करा लो ज्वेलरी में, उसको कन्वर्ट कर लो ज्वेलरी में, ज्वेलरी उठाकर बेच दो, अपने पैसे को कन्वर्ट करा दो ज्वेलरी में, ज्वेलरी उठाकर बेच दो, कैपिटल गेन लगेगा नहीं क्योंकि कैपिटल एसेट है ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को उनको भी दिमाग में है कि भाई ज्वेलरी में हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं वो ज्वेलरी में करते हैं, तो ज्वेलरी में बहुत पैसा, ब्लैक मनी भी बहुत लगता है। तो क्या है कि ज्वेलरी को हम अगर पर्सनल इफेक्ट दे देंगे ना तो साहब फिर तो भट्टा बैठ जाएगा गवर्नमेंट का। तो उन्होंने बड़ा दिमाग लगा के कहा कि हम पर्सनल इफेक्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम पर्सनल इफेक्ट मानेंगे ही नहीं। हमने तो ऊपर कह दिया कि पर्सनल इफेक्ट जो कि मूवेबल है कैपिटल एसेट नहीं है,
लेकिन उसमें हम ज्वेलरी को पर्सनल इफेक्ट नहीं लेंगे। इसी तरह से आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, पुराने ज़माने के होते हैं ना मूर्ति वूर्ति या दुनिया भर के सिक्के विक्के, लोगों को बड़ा शौक होता है, जिनके बहुत अच्छे प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में मिलते हैं, तो वो भी पर्सनल इफेक्ट नहीं माना जाएगा। कोई ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो या कोई वर्क ऑफ आर्ट हो, तो पर्सनल इफेक्ट में इन 6 एक्सेप्शंस को रखा गया: ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और वर्क ऑफ आर्ट। इसको हम इन 6 आइटम को पर्सनल इफेक्ट मानेंगे ही नहीं। हालांकि ये मूवेबल भी हैं, पर्सनल यूज के लिए भी हैं, मूवेबल भी हैं। नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग कैपिटल एसेट माननी नहीं चाहिए, लेकिन हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है ज्वेलरी, सॉरी, अब पहले जो पॉइंट हमने पढ़ा ज्वेलरी, अब ज्वेलरी का मतलब क्या होता है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम नॉर्मली ज्वेलरी से समझते हैं आभूषण, भाई नेकलेस वगैरह होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, हम उसको ज्वेलरी समझते हैं। लेकिन इनकम टैक्स में ना ज्वेलरी का मतलब सिर्फ आभूषणों से नहीं होता है। देखिए क्या कह रहा है कि ज्वेलरी इंक्लूड्स कोई भी ऑर्नामेंट्स जो कि बना है गोल्ड से, सिल्वर से, सिल्वर से या प्लैटिनम से या किसी और प्रीशियस मेटल से, या एनी अलॉय कंटेनिंग, या कोई और मिक्स मटेरियल से, मिक्स धातु से जिसमें ऐसे प्रीशियस मेटल इन्वॉल्व है, चाहे उसमें लगा है या नहीं लगा है, प्रीशियस है सेमी प्रीशियस स्टोन, और एंड वेदर और नॉट वर्कड और स्वीन इनटू एनी वेयरिंग एप्रिल। भाई ज्वेलरी का मतलब होता है ऐसा कोई भी ऑर्नामेंट, देखिए ऑर्नामेंट में तो ज्वेलरी मेरी पूरी नेकलेस वगैरह जो भी इयररिंग्स वगैरह सब आ गए, जो बना है गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम से या किसी मिक्स मटेरियल से, ऐसे प्रीशियस मेटल से, चाहे उसमें कोई प्रीशियस स्टोन या सेमी प्रीशियस स्टोन लगा हो या ना लगा हो, चाहे वो ऐसा ये ऐसी मटेरियल किसी कपड़ों में लगा हो या ना लगा हो, एंड वेदर और नॉट वर्कड और स्वीन इनटू एनी वेयरिंग एप्रिल। अगर किसी कपड़ों में लगा है वो प्रीशियस मेटल या प्रीशियस स्टोन तो भी ज्वेलरी है, नहीं लगा तो भी, क्योंकि नॉर्मल स्टोन्स वगैरह क्या होता है कहीं पर कपड़ों में लगा दिया, या किसी, जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल मेरी शर्ट है, अगर इस शर्ट में मैं गोल्ड बटन लगा दूं या डायमंड के बटन लगा दूं, तो क्या ये मेरी शर्ट मेरी कैपिट पर्सनल इफेक्ट बन जाएगी या फिर ज्वेलरी बन जाएगी? ये मेरी ज्वेलरी बन जाएगी। तो ऐसी कपड़ों में अगर मैंने किसी कपड़े में अगर मैंने कोई इस तरह के कोई मेटल या कोई स्टोन वगैरह का काम कर लिया, तो फिर वो कपड़ा नहीं रह गया, वो कोई वेयरिंग एप्रिल नहीं लगा, फिर वो ज्वेलरी में कंसिडर हो जाएगा। प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन वेदर और नॉट सेट इन एनी फर्नीचर, यूटेंशियल और एनी अदर आर्टिकल और वर्क और स्विन इनटू एनी वेयरिंग एप्रिल। इसी तरह से अब मेरा फर्नीचर है, फर्नीचर हमने क्या कहा पढ़ा था, हमने फर्नीचर पढ़ा था भैया पर्सनल इफेक्ट की चीज़ होती है, मूवेबल भी है, तो कैपिटल एसेट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर उस फर्नीचर में मैंने कोई प्रीशियस स्टोन लगा दिया या फिर गोल्ड सिल्वर का कुछ काम करा दिया, तो क्या फर्नीचर वो फर्नीचर रह गया या वो ज्वेलरी में कन्वर्ट हो गया? वो ज्वेलरी में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से यूटेंसिल्स को मैंने गोल्ड सिल्वर या कुछ इस तरह का काम कर दिया, प्रीशियस स्टोन लगा दिया, वो मेरे ज्वेलरी में कन्वर्ट हो गया। या इस तरह का कोई आर्टिकल या कोई वेयरिंग एप्रिल में मैंने इस तरह का कोई महंगी कॉस्टली आइटम लगा दिया जो कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम या प्रीशियस, सेमी प्रीशियस स्टोन हो सकता है, तो वहां पर फिर वो आइटम ज्वेलरी माना जाएगा। ठीक है, फिर वहां पर वो आइटम ज्वेलरी माना जाएगा। अब इसमें एक बहुत अच्छी केस क्या है कि एक केस था, केस में क्या था, अब हमने यहां पे पढ़ा कि अगर यूटेंसिल्स बर्तन जो होते हैं उसको मैं कह रहा हूं कि सब प्रीशियस या सेमी प्रीशियस स्टोन वगैरह लगा हो तो वो ज्वेलरी है। प्रीशियस या सेमी प्रीशियस स्टोन लगा हो वो ज्वेलरी है। अगर ये स्टेंसिल्स गोल्ड के बने हों तो ये ज्वेलरी है। अगर ये यूटेंसिल्स सिल्वर के बने हों तो क्या ये ज्वेलरी है? ये एक अभी इशू छोटा सा लग रहा है, अभी क्या लग रहा होगा कि नहीं हाँ ज्वेलरी है, गोल्ड सिल्वर हमने पढ़ा, गोल्ड सिल्वर, इसके लिए पीछे केस है। केस क्या है? नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब कोई इंडियन मैरिज होती है, इंडिया में जब भी कोई मैरिज होती है
तो वहां पे लड़की वाले अपनी बेटी को, अपनी डॉटर को सिल्वर के यूटेंसिल्स वगैरह देते हैं। एक प्रचलन होता है, चांदी के बर्तन वगैरह दिया जाता है, उसमें स्पून, ग्लास, प्लेट वगैरह होती है, जो एक इंडियन मैरिज में एक बाप अपनी बेटी को इस तरह से, डॉक्टर को सिल्वर यूटेंसिल्स दिए जाते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर यह आया है, ये सिल्वर यूटेंसिल्स क्या मेरे कैपिटल असेट हैं या नहीं? देखिए, पर्सनल इफेक्ट हैं, यस। मूवेबल हैं, यस। लेकिन क्या ज्वेलरी की डेफिनेशन में फॉल, अगर ये ज्वेलरी की डेफिनेशन में फॉल हो गए तो भैया ये तो फिर मेरे कैपिटल एसेट हो जाएंगे। अगर ज्वेलरी की डेफिनेशन में फॉल हो गए, सॉरी, अगर ज्वेलरी की डेफिनेशन में फॉल हो गए तो मेरे कैपिटल एसेट हो जाएंगे। अगर ज्वेलरी की डेफिनेशन में फॉल नहीं हुए तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि ज्वेलरी, मैंने कहा ना, ज्वेलरी मेरी पर्सनल इफेक्ट नहीं होती है, और ज्वेलरी अगर ये बन गए तो मेरा फिर ये कैपिटल एसेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहां पर यही था कि सिल्वर यूटेंसिल्स जो कि शादी में दिए जाते हैं, हर शादी में भारत में होने वाली, इंडिया में होने वाली जो ट्रेडिशन होता है, चांदी के बर्तन दिए जाते हैं। तो असेसिंग ऑफिसर ने कहा साहब ये सिल्वर यूटेंसिल्स ज्वेलरी की कैटेगरी में है, ये कैपिटल असेट है, इसको बेचने पर होने वाला गेन कैपिटल गेन होगा। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि भैया ये सिल्वर यूटेंसिल्स कैपिटल असेट की कैटेगरी में हैं। लड़ते लड़ते केस पहुंच गया कोर्ट में। कोर्ट ने क्या जवाब दिया? कोर्ट ने कहा देखिए, जो सिल्वर यूटेंसिल्स है ना, ये भारत में होने वाली हर शादी में एक रिवाज है। कोर्ट ने कहा ये जो सिल्वर यूटेंसिल्स हैं, इंडिया में जितनी शादियां होती हैं वहां पर एक बाप अपनी बेटी को सिल्वर के बर्तन दिए जाते हैं। अब आप इसको ज्वेलरी की कैटेगरी में कैसे दे सकते हो? क्योंकि ये ना एक रिवाज है। ये रिवाज क्यों है? क्योंकि सिल्वर यूटेंसिल्स में प्रथा ये होती है, प्रचलन ये है कि इस सिल्वर यूटेंसिल्स में नॉर्मली दूल्हा दुल्हन खाना वगैरह खाते हैं या कुछ पर्टिकुलर ओकेजन में खाना खाया जाता है। तो इन सिल्वर यूटेंसिल्स को आप ज्वेलरी की तरह मत देखो, ये तो पर्सनल अफेक्ट की चीज है, क्योंकि रिवाज है और रिवाज तो पूरा करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि सिल्वर यूटेंसिल्स मेरे, अगर कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये मेरे कैपिटल असेट नहीं है, क्योंकि ये मेरी पर्सनल अफेक्ट की चीजें हैं जो कि मूवेबल है, और ये ज्वेलरी की डेफिनेशन में भी फॉल नहीं हो रही है, इसका मतलब सिल्वर यूटेंसिल्स मेरे क्या होंगे? कैपिटल असेट नहीं होंगे, पर्सनल अफेक्ट हो जाएंगे। अब तुरंत दिमाग जाएगा, सर इस तरह से तो फिर क्या मैं सारे के सारे अपने पैसे गोल्ड को बर्तनों में कन्वर्ट करा दूं? सारी ज्वेलरी में गोल्ड यूटेंसिल्स में कन्वर्ट करा देता हूं। इसी तरह से गोल्ड यूटेंसिल्स में शादी वादी में दे दो, उसमें खाना वाना खा लो, वो भी मेरी पर्सनल इफेक्ट की चीज़ बन जाएगी, उस पर वो भी कैपिटल एसेट नहीं होगा। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि किसी शादी में चांदी के बर्तन देने का रिवाज है, सोने के बर्तन देने का रिवाज नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चांदी के बर्तन में खाना खाया जाता है, गोल्ड के यूटेंसिल्स में खाना नहीं खाया जाता, क्योंकि गोल्ड की कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि अगर आप उसमें खाना भी खाओगे ना तो वो पॉइजनस हो जाता है। अगर गोल्ड यूटेंसिल्स में आप खाना खाओगे तो पॉइजनस हो जाता है। तो गोल्ड के बर्तन में, अगर आपने गोल्ड को बर्तन में कन्वर्ट कराया है तो आपने ये इंटेंशनली कराया है, ताकि आप अपने ये सोचो कि अगर भाई सिल्वर यूटेंसिल्स पे भी मेरा जो है कैपिटल एसेट नहीं होती तो गोल्ड यूटेंसिल्स, लेकिन गोल्ड की वो प्रॉपर्टी नहीं होती। सिल्वर यूटेंसिल्स एक प्रथा है, एक प्रचलन है, एक ट्रेडिशन है, लेकिन गोल्ड का ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि अगर गोल्ड यूटेंसिल्स देते हो ना तो वो तो भैया मेरी कैपिटल एसेट ही होगी, और इसको मैं ज्वेलरी की डेफिनेशन में ही कवर अप करेंगे। लेकिन सिल्वर यूटेंसिल्स मेरे पर्सनल इफेक्ट की चीज़ें हैं जो कि प्रथा के दौरान दिए जाते हैं, तो इसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, ये एक्सेप्शन की कैटेगरी में रहेगा। लेकिन गोल्ड यूटेंसिल्स मेरे कैपिटल एसेट माने जाएंगे। ठीक बात है। एक केस और था, एक तो केस आपका ये होगा, एक केस और था। देखिए, हमें सी इंटर लेवल पे पर्टिकुलरली कोई केस फेस याद नहीं रखना है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं केसेस में, तो मैं वो डिस्कशन कर लेता हूं। एक केस था, हिज हाइनेस महाराजा हेमंत सिंह का। बहुत पुराना केस है ये भी। एक महाराजा थे, इनका नाम था महाराजा हिज हाइनेस एच एस महाराजा हेमंत सिंह।
कि क्या करते थे, लक्ष्मी पूजन वाले दिन, लक्ष्मी पूजा वाले दिन गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड बार, गोल्ड और सिल्वर बार, और ऐसा नहीं 2-4 की नहीं, करीब 4,000 गोल्ड कॉइन, 5,000, मैं फॉर ले रहा हूँ एग्जैक्ट, अब नंबर ध्यान रखने की जरूरत नहीं। और इसी तरह से कई केजी, नंबर ऑफ केजी, मान लीजिए 5 केजी या 4 केजी, जो भी इनके गोल्ड बार सिल्वर बार से, वो ये लक्ष्मी पूजा वाले दिन हर साल अपनी तिजोरी से निकालते थे और उसकी लक्ष्मी पूजा में ही सारा जो है आइटम रखा जाता था। और ऐसे नहीं बात है भाई, इतने पैसे वाले महाराजा थे, गोल्ड कॉइन इनके पास 4-5 हज़ार गोल्ड कॉइन, 5-7 हज़ार सिल्वर कॉइन और 4-5-10 किलो सोने चांदी की बार, ये बहुत सारे आइटम होते थे। अब ये लक्ष्मी पूजा पे ही सारा मटेरियल बाहर निकाल के लक्ष्मी जी की पूजा करते थे और वापस इसको अपने तिजोरी में रख दिया करते थे। इनका ही हर साल का काम था और इनकी पूजा में बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े नेता अभिनेता सब आते थे, पूरी वीडियो बनता था क्योंकि बहुत बड़े लेवल के आदमी थे। अब इन्होंने इन गोल्ड कॉइन्स को, सिल्वर कॉइन्स को वगैरह को, गोल्ड बार वगैरह को, सोवरेन वगैरह को बेचा। अब जब बेचा तो असेसिंग ऑफिसर ने क्या बोला होगा, इस सबको इन्होंने सेल करा। जब इनको सेल करा होगा तो असेसिंग ऑफिसर ने क्या करा होगा कि भैया कैपिटल गेन टैक्स दीजिए, क्योंकि ये सारी एसेट आपकी क्या है, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में और ट्रांसफर करा है, तो इस पे आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अब राजा जी ने क्या बोला होगा कि यार मुझे ध्यान है कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि अगर जो सिल्वर यूटेंसिल्स होते हैं अगर पर्सनल इफेक्ट में हैं और मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो कैपिटल एसेट नहीं होते। यहां पर भी मेरे जो गोल्ड कॉइन्स हैं, जो सिल्वर कॉइन्स हैं, जो सिल्वर बार है, जो गोल्ड बार है, वो मेरे पर्सनल इफेक्ट की चीजें हैं, क्योंकि मैं इनसे पूजा करता हूं, वापस इनको तिजोरी में रख देता हूं, मूवेबल भी है लेकिन और पर्सनल इफेक्ट भी है, तो कैपिटल गेन कैसा, ये तो मेरी कैपिटल एसेट होनी ही नहीं चाहिए। केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करा और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन या गोल्ड बार, सिल्वर बार, ये सिर्फ आप अपने दिखावे के लिए कर रहे हो। ये पूजा में जो निकालते हो ना आप इतना सारा मटेरियल, ये कोई जरूरी नहीं है, कोई ट्रेडिशन नहीं है। ये भाई लोग तो लक्ष्मी पूजा वो लोग भी करते हैं जिनके पास गोल्ड कॉइन नहीं है, सिल्वर कॉइन नहीं है, वो भी लोग भी तो पूजा करते हैं। ये तो सिर्फ आप उसको दिखावा कर रहे हो दुनिया को कि आपके पास कितना मटेरियल है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बिना इनके कॉइन, सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन के बिना पूजा नहीं की जा सकती, ऐसा भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करा कि आप जो भी गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन या फिर सिल्वर बार या गोल्ड बार या सिल्वर सोवरिन या गोल्ड सोवरिन जो भी होती है, इस सारी की सारी कैपिटल असेट की में ही मानी जाएगी और इन पर कैपिटल गेन के अंदर टैक्स भी लगेगा। देखिए सिल्वर यूटेंसिल्स का केस अलग था। सिल्वर यूटेंसिल्स में कोर्ट ने कहा वो ट्रेडिशन है, हर शादी में करना ही पड़ता है, ये जरूरी होता है, प्रथा है, तो वहां पर सिल्वर यूटेंसिल्स को उन्होंने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं रखा। लेकिन गोल्ड यूटेंसिल्स को कहा नहीं, ऐसी कोई प्रथा नहीं, बल्कि खाना खाओगे पॉइजनस हो जाएगा तो आप तो जबरदस्ती इसमें खा रहे हो, ये मेरी कैपिटल एसेट। ठीक है, तो इस तरह से हमने पढ़ा कि साहब ज्वेलरी का मतलब आप कहीं पर भी कोई प्रीशियस स्टोन वगैरह लगा देते हो किसी फर्नीचर में, कपड़ों में, तो वो बेसिकली ज्वेलरी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो फर्नीचर या कोई वियरिंग अपैरल नहीं रहता, वो ज्वेलरी में कन्वर्ट हो जाता है। 2 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की ट्रीटेड हमेशा कैपिटल एसेट होती है और सिक्योरिटीज का मतलब एज पर सेक्शन 2H के अंदर डिफाइन किया गया है। तो डज नॉट इंक्लूड में स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड मेरा क्या है, कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी। पर्सनल इफेक्ट जो कि मूवेबल है, एक्सेप्शन 6 एक्सेप्शन में, वो मेरी क्या कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा सिंपल सा, डेप्रिशिएबल असेट्स, डेप्रिशिएबल असेट्स क्या ये कैपिटल एसेट होती हैं? भाई इन पे हम डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं पीजीबीपी के अंदर, इस पे हम डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। आपने अगर सेक्शन 50 पढ़ा हो तो आपको ध्यान हो, ब्लॉक ऑफ असेट पे जब डेप्रिसिएशन क्लेम करता था, जब हम पूरा ब्लॉक ही बेच देते हैं तो उससे होने वाला, जब ब्लॉक, होल ब्लॉक ऑफ असेट सोल्ड हो जाता है, तो होने वाला होल ब्लॉक ऑफ असेट जब सोल्ड हो जाता है
जब सोल्ड हो जाता है तो होने वाला गेन या लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है एज पर सेक्शन 50। तो इसका मतलब डेप्रिशिएबल असेट भी कैपिटल असेट होती है, लेकिन इन पर जो कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है वो सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग होता है। वो हम डेप्रिसिएशन पीजीपीपी में आपने पढ़ा होगा सेक्शन 50, है ना। ब्लॉक ऑफ असेट में आपने ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ द ब्लॉक, जो भी एडिशन हुआ, फिर जो हमने सेल करी, अगर ब्लॉक ही एग्जिस्ट नहीं करता, सारा उठा के हमने ब्लॉक बेच दिया और गेन हो रहा है तो शॉर्ट टर्म ही होता है हमेशा कैपिटल गेन, लॉस हो रहा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है। सेक्शन 50 में वहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो कहने का मतलब है डेप्रिशिएबल असेट भी मेरी कैपिटल असेट की कैटेगरी में ही होती है। चलिए जी, उसके बाद कहते हैं एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। एग्रीकल्चर लैंड, कौन सी एग्रीकल्चर लैंड? देखिए, एग्रीकल्चर लैंड दो तरह की हो सकती है, एक तो शहरी और एक होती गांव की। एक होती है रूरल एग्रीकल्चर लैंड और एक होती है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। एक होती है रूरल एग्रीकल्चर लैंड और एक होती है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड होती है ना, वो मेरी कैपिटल एसेट नहीं होती, लेकिन जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होती है वो मेरी कैपिटल एसेट होती है। यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है कि इस एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया मेरी कैपिटल एसेट नहीं होती, लेकिन कौन सी? वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मेरी कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल एसेट है। अब दिल्ली में छतरपुर में आपने देखा होगा खेती की जमीन है, महरौली में खेती की जमीन है, नोएडा में SEZ में चले जाइए सेक्टर 135 144, यहाँ पे सब खेती की जमीन है। तो क्या ये मेरी रूरल एग्रीकल्चर लैंड है या मेरी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है? क्योंकि देखिए, रूरल हुई उसको बेच दो, कोई कैपिटल गेन नहीं है, लेकिन अर्बन हुई उसको बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स लगे। वो बात अलग है कि कंपलसरी एक्वायर होती है तो सेक्शन 37 में एग्जाम्प्ट होता है, वो अलग डिस्कशन है। लेकिन मेरी जो कैपिटल एसेट की कैटेगरी से बाहर जाएगी ना, वो सिर्फ रूरल एग्रीकल्चर लैंड ही जाएगी, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड नहीं जाएगी। तो रूरल एग्रीकल्चर और अर्बन एग्रीकल्चर कौन सी होती है, अब जरा हमें ये समझना पड़ेगा। रूरल एग्रीकल्चर लैंड वो लैंड होती है जो कि सिचुएटेड है किसी एरिया में विच इज कंप्राइड विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी। कोई ऐसी लैंड जो कि किसी म्युनिसिपैलिटी में फॉल करती है, मतलब देखिए म्युनिसिपैलिटी के जुरिडिक्शन में आ रही है, म्युनिसिपैलिटी या कंटेनमेंट बोर्ड, छावनी जिसे हम कहते हैं, आर्मी का जो एरिया होता है, या नोटिफाइड एरिया कमेटी या टाउन कमेटी और एनी अदर नेम, बाकी किसी और नाम से भी जाना जा सकता है। अगर कोई जमीन किसी म्युनिसिपैलिटी के जुरिडिक्शन में फॉल हो रही है और उस म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन नहीं है 10,000 से ज्यादा, मतलब 10,000 शुड बी लेस देन, यहाँ कहता है इट्स पॉपुलेशन शुड बी लेस देन 10,000। अगर 10,000 से कम है उस म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन, अगर म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन, जिस म्युनिसिपैलिटी में वो लैंड फॉल हो रही है, ऐसी म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 से कम है, 10,000 से कम है, तो भैया वो लैंड क्या होगी? रूरल एग्रीकल्चर लैंड, अगर वो म्युनिसिपैलिटी के जुरिडिक्शन में ही फॉल कर रही है। अगर 10,000 हुई तो फिर मैं रूरल नहीं बोलूंगा उसको, अगर म्युनिसिपैलिटी के जुरिडिक्शन में फॉल हो रही है। 10,000 से कम होनी चाहिए वो म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन, तो ही मैं रूरल मानूंगा। अगर 10,000 ही उससे ज्यादा हो गई और म्युनिसिपैलिटी के जुरिडिक्शन में है वो लैंड, तो भैया वो अर्बन हो जाएगी। रूरल होने के लिए 10,000 से कम होनी चाहिए उसकी पॉपुलेशन, जिस म्युनिसिपैलिटी की जुरिडिक्शन में फॉल हो रहा है। ठीक है, अब ये तो कह रहे हैं कि विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि लैंड म्युनिसिपैलिटी की लिमिट से बाहर फॉल हो रही हो। इफ सिचुएटेड आउटसाइड द लिमिट ऑफ म्युनिसिपैलिटी, ऐसा भी तो हो सकता है म्युनिसिपैलिटी की जुरिडिक्शन से बाहर फॉल हो रही है, म्युनिसिपैलिटी में फॉल हो रही है, 10,000 से कम होनी चाहिए, रूरल हो जाएगी। म्युनिसिपैलिटी से बाहर की जुरिडिक्शन से बाहर है वो लैंड, तो भैया उसका डिस्टेंस हमें नापना है एरियली। अभी बताएंगे एरियली क्या होता है। अगर वो लैंड म्युनिसिपैलिटी की जुरिडिक्शन से बाहर है और कितनी दूर है? 2 किलोमीटर दूर है, सॉरी 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, ऐसी फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ म्युनिसिपैलिटी इन विच इज अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10,000 बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। ऐसी म्युनिसिपैलिटी, ऐसी म्युनिसिपैलिटी, ऐसी म्युनिसिपैलिटी जहां की पॉपुलेशन
ऐसी म्युनिसिपैलिटी जहां की पॉपुलेशन मोर देन 10,000 बट अप टू 10 लाख। ऐसी म्युनिसिपैलिटी जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, ऐसी म्युनिसिपैलिटी जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है और अप टू 1 लाख है, विच हैज अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10,000 बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख, मतलब 1 लाख तक है। ऐसी कोई म्युनिसिपैलिटी है, ये मेरी म्युनिसिपैलिटी है। ऐसी म्युनिसिपैलिटी से अगर मेरी लैंड यहां पर है, ये मेरी लैंड है और इसका डिस्टेंस मोर देन 2 किलोमीटर है, भाई मेरी म्युनिसिपैलिटी है, यहां पर इसकी पॉपुलेशन है 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए और अप टू 10 लाख नहीं 1 लाख होगा ये, अप टू 1 लाख। ऐसी कोई म्युनिसिपैलिटी जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है अप टू, लेकिन 1 लाख तक है, 10,000 से ज्यादा है लेकिन अप टू 1 लाख तक है, तो मेरीलैंड, और मेरीलैंड ऐसी म्युनिसिपैलिटी से 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। अगर 2 किलोमीटर के अंदर अंदर आ रही है तो फिर क्या हो जाएगी, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अगर 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर है तो ये मेरी होगी रूरल एग्रीकल्चर लैंड। क्यों? 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। अगर म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है लेकिन अप टू 10 लाख तक है, 1 लाख से ज्यादा है लेकिन अप टू 10 लाख है, और ये जो डिस्टेंस है वो मेरी रूरल एग्रीकल्चर लैंड 6 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। अगर मेरी लैंड ऐसी म्युनिसिपैलिटी से जहां की पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, 1 लाख से ज्यादा है अप टू 10 लाख तक है, और मेरी लैंड ऐसी म्युनिसिपैलिटी से 6 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, तो भी मेरी वो लैंड होगी रूरल एग्रीकल्चर। तीसरा केस, अगर मेरी लैंड ऐसी म्युनिसिपैलिटी से 8 किलोमीटर दूर है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। देखिए यहां पर देख रहे हैं कि म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी वो म्युनिसिपैलिटी उतना बड़ा होगा, तो उसकी हमें फिर रूरल एंड को उतना दूर ले जाना है उससे, तभी तो वो रूरल होगी। नहीं तो अगर उसके पास ही म्युनिसिपैलिटी के, तो म्युनिसिपैलिटी इतनी बड़ी है तो उसका मतलब पूरा डेवलप एरिया, फिर तो रूरल कहाँ हो गया, फिर तो अर्बन ही हो गया ना। इसलिए जितनी ज्यादा म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन होगी हमें उसको अपनी रूरल एग्रीकल्चर लैंड को उतने ज्यादा दूर ले जाना पड़ेगा। लास्ट केस में अगर मेरी म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है तो मेरी एग्रीकल्चर लैंड कितनी दूर होनी चाहिए, कम से कम 8 किलोमीटर दूर होनी चाहिए, मोर देन 8 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर है तो मेरी लैंड वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है। इसके अलावा अगर इसमें मैं कहीं फॉल नहीं हो रहा तो वो लैंड मेरी क्या हो जाएगी, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अब यहां पर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, शॉर्टेस्ट एरियल। अच्छा, एरियल डिस्टेंस का क्या मतलब होता है, ये जो 8 किलोमीटर का मैं डिस्टेंस नाप रहा हूं, मान लीजिए ऐसे म्युनिसिपैलिटी से जो 8 किलोमीटर दूर है, वो मुझे रोड, अगर मान लीजिए मेरी रोड ऐसे से जा रही है, अगर ये रोड मान लीजिए मेरी लैंड यहां पर है, रोड जा रही है वो कुछ इस तरह से रोड जा रही है, और ये डिस्टेंस है मेरा 9 किलोमीटर। ठीक है, रोड तो ऐसी, रोड तो सीधी नहीं होती, लेकिन अगर मैं इसको सीधा सीधा नापूं, भाई अगर मान लीजिए यहां पर कोई बर्ड है,
वो जब फ्लाई करके उसे मेरी एग्रीकल्चर लैंड पे, उसे मेरी लैंड पे आना है, तो वो रोड के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे जाएगी या सीधा ऐसे फ्लाई करके जाएगी? सीधा फ्लाई करके जाएगी ना। तो जो सीधा फ्लाई करके आना, मतलब सीधा सीधा जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एरियली। तो एरियली हो सकता है इसका डिस्टेंस सिर्फ 3 किलोमीटर ही, पॉसिबल है। तो हमने कहा जो डिस्टेंस नापना है वो आपको एरियली नापना है, रोड के हिसाब से नहीं नापना, एरियली नापना है, सीधा डिस्टेंस। कहता है कि शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ द म्युनिसिपैलिटी और कंटेनमेंट बोर्ड 1 किलोमीटर, और पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस विच ऑफ विच रेलिवेंट फिगर हैव बीन पब्लिश्ड, छोड़ दीजिए, वहां की पॉपुलेशन 9000। इज द लैंड सिचुएटेड इन द एरियाज अ कैपिटल एसेट? अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हुई तो कैपिटल एसेट है, रूरल हुई तो कैपिटल एसेट नहीं है। अब देखिए हमने क्या काम करा, हमने कहा कि पॉपुलेशन कितनी है, 9000। पॉपुलेशन कितनी है, 9000, और कितनी दूर है लैंड, 1 किलोमीटर। अब ये जो लैंड है जो म्युनिसिपल की जुरिडिक्शन से बाहर फॉल होती है, हमारी पहली कैटेगरी थी कि भैया अगर म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है, 10,000 से ज़्यादा है और एक्सीडिंग बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख है, तो ऐसी म्युनिसिपैलिटी से कम 2 किलोमीटर दूर होना चाहिए। 10,000 से ज़्यादा है अगर पॉपुलेशन, तो 2 किलोमीटर दूर भेजनी है मेरी लैंड को। लेकिन मेरी पॉपुलेशन म्युनिसिपैलिटी की 10,000 है ही नहीं, उससे कम है। अगर उससे भी कम है तो 2 किलोमीटर के अंदर ही है मेरी लैंड, तो काम चल जाएगा, हाँ सब चल जाएगा। इसका मतलब क्या, कैपिटल एसेट है? नो, कैपिटल एसेट नहीं है। फिर ये कैपिटल एसेट क्यों होगी? फिर ये कैपिटल एसेट नहीं होगी ना, कैपिटल एसेट नहीं है, कैपिटल एसेट नहीं है। मेरी लैंड 1.5 किलोमीटर दूर है ऐसी म्युनिसिपैलिटी से जहां की पॉपुलेशन 12,000 है। हमने कहा अगर म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है तो लैंड को मैं कहां भेजना है, कम से कम 2 किलोमीटर दूर। ये तो सिर्फ 1.5 किलोमीटर ही है, इसका मतलब ये रूरल नहीं अर्बन है। अर्बन है तो कैपिटल एसेट है, हाँ यस कैपिटल एसेट है। मेरी लैंड है 2 किलोमीटर दूर ऐसी म्युनिसिपैलिटी से जहां की पॉपुलेशन है 11 लाख। अगर 11 लाख पॉपुलेशन है, इसका मतलब ये वाली कैटेगरी है, 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है, तो आपको लैंड, और मैंने कहा ना जितनी ज्यादा पॉपुलेशन लैंड उतनी दूर होनी चाहिए आपकी, कम से कम 8 किलोमीटर दूर होनी चाहिए, 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर होनी चाहिए आपकी, तो 2 किलोमीटर ही है। कैपिटल एसेट है नहीं है, हाँ है, क्यों? क्योंकि रूरल नहीं अर्बन है, और अर्बन होगी तो कैपिटल एसेट होगी। पॉपुलेशन सिर्फ 80,000 थी, पॉपुलेशन सिर्फ 80,000 थी, इस वाली कैटेगरी में फॉल हो जाएगा, सॉरी पहली वाली कैटेगरी में फॉल हो जाएगा। 10,000 से 1 लाख वाली कम से कम 2 किलोमीटर दूर होनी चाहिए, कम से कम 2 किलोमीटर या मोर देन 2 किलोमीटर, मोर देन 2 किलोमीटर, मोर देन 6 किलोमीटर, मोर देन 8 किलोमीटर। लेकिन ये एग्जैक्ट कितनी दूर है, 2 किलोमीटर। अगर ये 2.1 भी हो जाती तो ये रूरल बन जाती, लेकिन अभी केस में ये अर्बन है तो कैपिटल एसेट है, हाँ है। अच्छा सॉरी, हम ये वाला देख रहे थे, ये 80,000 थी। 80,000 मेरी पहली वाली कैटेगरी में कम से कम 2 किलोमीटर दूर होनी, 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर होनी चाहिए। हमारी कितनी है, 3 किलोमीटर दूर है। रूरल लैंड है, अर्बन लैंड है, ये तो मेरी रूरल लैंड है। रूरल लैंड है तो कैपिटल एसेट है नहीं। उसके बाद पॉपुलेशन है 3 लाख, कम से कम कितनी दूर होनी चाहिए थी, 6 किलोमीटर दूर होनी चाहिए थी। लेकिन ये कितनी दूर है, सिर्फ 4 किलोमीटर, सिर्फ 6 नहीं, 6 किलोमीटर से ज़्यादा दूर होनी चाहिए, लेकिन कितनी दूर है, सिर्फ 4 किलोमीटर, सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। तो क्या अर्बन लैंड है, रूरल लैंड है? ये मेरी अर्बन लैंड है। अर्बन लैंड है तो कैपिटल एसेट होगी, हाँ जी कैपिटल एसेट होगी। 12 लाख पॉपुलेशन थी, 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर होनी चाहिए थी। अर्बन लैंड है, रूरल लैंड है, अर्बन लैंड है, कैपिटल एसेट होगी। 8,000 पॉपुलेशन थी, 10,000 से ज्यादा, देखिए यहाँ की पॉपुलेशन 10,000 भी नहीं है, ऐसे म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी लैंड 6 किलोमीटर दूर है, तो मेरी रूरल लैंड ही हुई ना ये, फिर तो मेरी लैंड ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड ही हुई। पॉपुलेशन 4 लाख, कम से कम 6 किलोमीटर से ज़्यादा दूर होनी चाहिए थी, 7 किलोमीटर दूर है। रूरल लैंड है, कैपिटल एसेट है नहीं। 10,50,000 की पॉपुलेशन थी, 8 किलोमीटर दूर थी, ऐसे केस में 8 किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए था। क्या ये रूरल लैंड है? नहीं, ये अर्बन लैंड है, इसलिए कैपिटल एसेट है। 15 लाख की पॉपुलेशन थी, 9 किलोमीटर, क्या ये रूरल लैंड है? यस ये रूरल लैंड है, इसलिए कैपिटल एसेट नहीं है। भाई रूरल लैंड हुई तो कैपिटल एसेट नहीं है, अर्बन लैंड है तो कैपिटल एसेट है। तो इस तरह से ये हमारा
क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। लास्ट में एक पॉइंट लिखा है कि कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। देखिए कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड वो एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 1037 में इफ सर्टेन कंडीशन है सेटिस्फाइड। लेकिन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड क्या कैपिटल एसेट होती है? सेक्शन 45(1) में चार्जिंग सेक्शन लगेगा और कैपिटल एसेट होती है सेक्शन 214 के अकॉर्डिंग। इसको बेचने से कैपिटल गेन होगा, हाँ जी कैपिटल गेन होगा, वो बात अलग है अगर कंपल्सरी इक्विजिशन का केस है, सिर्फ कंपल्सरी इक्विजिशन का केस है अगर, तो ही सेक्शन 1037 में एग्जेम्प्ट होती है, अदरवाइज टैक्स लगेगा। वो एक अलग बात है, बाद में डिस्कशन की बात है। कंपल्सरी इक्विजिशन है तो 1037 में अगर अर्बन एग्रीकल्चर एग्जेम्प्ट होता है मेरा, सिर्फ कंपल्सरी इक्विजिशन के केस में। पॉपुलेशन का मतलब है मींस एज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सेंसस, जो लेटेस्ट जनगणना लेटेस्ट सेंसस है उसके अकॉर्डिंग हम पॉपुलेशन को कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 2(1)(a) क्या है? कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सच अर्बन एग्रीकल्चर लैंड वुड नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम फॉर द पर्पज एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन, हेंस सच गेन वुड बी एग्जेम्प्ट सब्जेक्ट टू टैक्स 40। यही बात बोली ना कि कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ सच अर्बन एग्रीकल्चर लैंड वुड नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। क्यों? क्योंकि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मेरी कैपिटल एसेट होती है, और कैपिटल एसेट होती है तो सेक्शन 45 का चार्जिंग सेक्शन लगेगा, तो मेरी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। इस अगर कंपल्सरी एक्विजिशन है तो सेक्शन 1037 में एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है जी। लास्ट पॉइंट, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 और गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2000 नोटिफाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। लास्ट पॉइंट है डज नॉट इंक्लूड वाला।